हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक पशुपालन से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। जीवन निर्वाह हेतु गाय, भैंस, बैल व सांड को कितना किलो दाना प्रतिदिन देना चाहिए? क्या पूछा गया है कि जीवन निर्वाह करने के लिए गाय, बैल, भैंस, सांड को प्रतिदिन कितना दाना देना चाहिए? तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 1 से 2 केजी। ऑप्शन बी में है 1.5 से 2.5 किलो और ऑप्शन 3 में है 1.5 से 2 किलो और ऑप्शन 4 में है 2 से 3.5 केजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 से 2 केजी। 1.5 से 2 केजी दाना प्रतिदिन गाय, भैंस, बैल, सांड को देना चाहिए जीवन निर्वाह के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। 2 लीटर दूध पर गाय को कितना अतिरिक्त दाना देना चाहिए? कि 2 लीटर दूध पर गाय को अतिरिक्त दाना कितना देना चाहिए? तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 2 केजी, ऑप्शन बी में है 1 केजी और ऑप्शन सी में है 3 केजी और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है कि 2.5 केजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 केजी। 2 लीटर दूध देने वाली गाय को अतिरिक्त दाना, जो रेगुलर दाना दिया जाता है, उससे अतिरिक्त कितना दाना देना चाहिए? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 1 केजी दाना एक्स्ट्रा देना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। 2.5 लीटर दूध पर भैंस को कितना अतिरिक्त दाना देना चाहिए? पिछले क्वेश्चन में गाय के लिए पूछा गया था और इसमें भैंस के लिए पूछा गया है कि 2.5 लीटर दूध देने वाली भैंस को कितना अतिरिक्त चारा या दाना देना चाहिए? तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 1 केजी, ऑप्शन बी में है 2 केजी और ऑप्शन सी के अंदर है 0.5 केजी और ऑप्शन डी में है 3 केजी। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 1 केजी दाना भैंस को भी 1 केजी एक्स्ट्रा देना चाहिए और गाय को भी 1 केजी एक्स्ट्रा दाना देना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। गर्भवती गाय को गर्भ रक्षा हेतु कितना दाना अतिरिक्त देना चाहिए? गर्भवती गाय के लिए पूछा गया इस क्वेश्चन में कि गर्भवती गाय को गर्भ की रक्षा के लिए कितना अतिरिक्त दाना देना चाहिए? तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 1.5 से 2 किलो और ऑप्शन बी में है 2 से 2.5 केजी और ऑप्शन सी के अंदर है 1 से 1.5 केजी और ऑप्शन डी में है 2 से 3 केजी। गर्भवती गाय को कितना अतिरिक्त देना चाहिए? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 1 से 1.5 केजी दाना अतिरिक्त देना चाहिए एक्स्ट्रा दाना के रूप में। 1 से 1.5 केजी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। साइलेज बनाने के लिए
फसलों को कौन सी अवस्था में काटा जाता है? साइलेज बनाने के लिए। साइलेज क्या होता है कि पशुओं के लिए शुष्क मौसम के लिए या अवायवीय परिस्थितियों के अंदर चारे को संग्रहित करके रखा जाता है, उसे ही साइलेज कहा जाता है। इसे कई प्रकार से संग्रहित करके रखा जाता है तो इसे साइलेज कहा जाता है। इसके अंदर पूछा गया है कि साइलेज बनाने के लिए कौन सी अवस्था के अंदर फसल को काटा जाता है। साइलेज के लिए एक अच्छी फसल का भी चयन किया जाता है, तो हमें ये पूछा गया है कि साइलेज बनाने के लिए फसल को कौन सी अवस्था में काटा जाना चाहिए। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में है अंकुरण अवस्था के दौरान, ऑप्शन बी में है फली अवस्था के दौरान, और ऑप्शन 3 में है फुटान अवस्था, और ऑप्शन डी के अंदर है कि फूलने की अवस्था में। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फूलने की अवस्था के अंदर फसल को काटा जाता है, तब उसके अंदर फुलावट पैदा हो जाती है, तब फसल को काट लिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जिस गड्ढे व नालियों में हरा चारा दबाया जाता है वह कहलाता है। मतलब जिस गड्ढे या नालियों में हरे चारे को दबाया जाता है, ये साइलेज की प्रक्रिया ही है जिसके अंदर साइलेज को गड्ढे में या नाली के अंदर दबाया जाता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जिस गड्ढे में नालियों में हरा चारा दबाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया है बुर्ज, ऑप्शन बी में है गत, ऑप्शन सी के अंदर है साइलो, और ऑप्शन डी में है खाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइलो। साइलो हरे चारे को दबाने के लिए गड्ढे या नाले के रूप में अलग अलग आकृति के बनाए जाते हैं गड्ढे, तो इसके अंदर इसे साइलो गड्ढा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि में नीचे की ओर बनाए जाने वाले साइलो को क्या कहलाते हैं। भूमि में नीचे की ओर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि नीचे की ओर बनाए जाने वाले साइलो को क्या कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है कि नीचे की ओर बनाए जाने वाले साइलो को क्या कहते हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर है साइलो खाई, और ऑप्शन बी में है साइलो गर्त, और ऑप्शन सी में है साइलो ब्रुज, और ऑप्शन डी के अंदर है कि 1 और 2 दोनों। नीचे की ओर बनाए जाने वाले साइलो को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, साइलो खाई। नीचे की ओर बनाया जाता है उसे साइलो खाई कहते हैं, खाई। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, गोल व चौकोर साइलो क्या कहलाता है। मैंने बताया था कि साइलो बनाने की अलग अलग विधि होती है साइलेज बनाने की, तो इसके अंदर पूछा गया है कि गोल और चौकोर जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। अलग अलग आकृति के बने होते हैं साइलेज, तो इसमें पूछा है कि गोल और चौकोर साइलो क्या कहलाते हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया साइलो गर्त, ऑप्शन बी में है साइलो वर्ग, और ऑप्शन सी के अंदर है साइलो खाई, और ऑप्शन डी में है साइलोइग। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, साइलो गर्त। गोल और चौकोर आकृति के जो बनाया जाता है साइलो, उसे साइलो गर्त कहते हैं, और जो नीचे की ओर बनाए जाते हैं उसे साइलो खाई कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। का
क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं कि साइलोगर्त का आकार होता है। आकार पूछा गया इसके अंदर, तो ऑप्शन ए के अंदर 8, 4 या 5 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से प्रदर्शित किया गया है। और ऑप्शन बी में है 8, 5 और 4। और ऑप्शन सी के अंदर है 5, 8 और 4। और ऑप्शन डी में है 4, 8, 5। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 8, 5 और 4। साइलोगर्त का आकार 8 लंबाई मान सकते हैं, 5 चौड़ाई और 4 इसकी ऊंचाई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, साइलोब्रुज का व्यास व ऊंचाई होती है। इस क्वेश्चन के अंदर व्यास और ऊंचाई पूछा गया है कि व्यास और ऊंचाई कितनी होती है साइलोगर्त की, साइलोब्रुज की। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में है 6 से 8 व्यास, 22 से 24 ऊंचा। और ऑप्शन बी में है कि 8 से 10 व्यास और 20 से 22 ऊंचा। ऑप्शन 3 में है कि 10 से 12 सेमी व्यास हो सकता है और 25 से 26 ऊंचाई हो सकती है। और ऑप्शन डी में है कि 5 से 7 व्यास और 18 से 20 ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 से 10 व्यास होना चाहिए और 20 से 22 ऊंचाई होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, साइलो खाई की गहराई और चौड़ाई होती है। इस क्वेश्चन में साइलो की गहराई और चौड़ाई होती है। साइलेज बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें कई महीनों का समय लगता है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, व्यास सभी समान रूप से करके इसे तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर पूछा गया कि साइलो खाई की गहराई और चौड़ाई कितनी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन साइलेज से रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए के अंदर है 6 गहरी और 7 से 8 चौड़ी। और ऑप्शन बी में है कि 10 गहरी और 5 से 7 चौड़ी, 8 गहराई और 7 से 8 चौड़ी। और ऑप्शन डी में है कि 5 गहरी और 4 से 5 चौड़ी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 8 गहरी और 7 से 8 चौड़ी। मतलब गहराई 8 फीट होनी चाहिए और चौड़ाई 7 से 8 हो सकती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छे साइलेज में किसकी मात्रा अधिक होती है। मतलब अच्छे साइलेज, क्वालिटी जिसकी अच्छी हो, उस साइलेज में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि प्रोटीन की मात्रा। ऑप्शन बी में है कि खनिज लवण की मात्रा। और ऑप्शन सी में है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। और ऑप्शन डी में है कि सभी की मात्रा। अच्छे साइलेज में किसकी मात्रा अधिक होती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छे साइलेज के अंदर अधिक होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्य रूप से कौन सी फसल का साइलेज बनाया जाता है। पूछा गया है कि कौन सी फसल है जिसका साइलेज बनाया जाता है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है ज्वार। ऑप्शन बी में है मक्का। और ऑप्शन सी के अंदर है जई। और ऑप्शन डी में है कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इन तीनों की ही साइलेज बनाया जा सकता है, तीनों फसलों का साइलेज तैयार किया जा सकता है।
तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है। सबसे अच्छा साइलेज, तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है मक्का का, ऑप्शन बी में है कि जवार, ऑप्शन सी के अंदर है बाजरा और ऑप्शन डी में है जई। मतलब कौन सी फसल का साइलेज अच्छा बनाया जा सकता है जो पशुओं के लिए पौष्टिक हो। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, मक्का। मक्का से अच्छे साइलेज बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, साइलेज बनाते समय उसमें नमी की मात्रा होनी चाहिए। क्या पूछा गया है कि नमी नमी की मात्रा उसके अंदर कितनी होनी चाहिए। साइलेज बनाने के लिए जल या नमी कितनी होनी चाहिए। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि 30 से 40% नमी की मात्रा होनी चाहिए, और ऑप्शन डी में है कि 60 से 65% होनी चाहिए, और ऑप्शन सी में है कि 20 से 25%, और ऑप्शन डी में है कि 10 से 15%। तो नमी की मात्रा ज्यादा ही होती है। किसी भी चीज को बनाने के लिए नमी या जल की आवश्यकता होती है, H2O की। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 60 से 65%। 60 से 65% नमी आवश्यक रूप से होनी चाहिए साइलेज बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, साइलेज कम से कम कितने माह में तैयार हो जाता है। मतलब साइलेज बनाने के लिए में कितना समय लगता है या कितने महीने का समय लगता है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि 2 माह का, और ऑप्शन बी में है कि 6 माह का, और ऑप्शन सी में है 3 माह का, और ऑप्शन डी में है कि 4 माह का। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। साइलेज बनाने में 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने के अंदर चारे को सुरक्षित करके रख दिया जाता है, और अवायवीय परिस्थितियों में या शुष्क अवस्था में पशुओं को खिलाया जाता है। ये पशुओं के लिए पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एक गाय को प्रतिदिन कितने ग्राम वसा देनी चाहिए। इसके अंदर पूछा गया है कि गाय को प्रतिदिन फैट कितनी मात्रा में, फैट या फिर वसा कितनी मात्रा में देनी चाहिए। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि 20 से 30 ग्राम वसा, ऑप्शन बी में है कि 30 से 40 ग्राम वसा, और ऑप्शन सी में है कि 50 से 60 ग्राम, और ऑप्शन डी में है कि 70 से 80 ग्राम। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 50 से 60 ग्राम वसा प्रतिदिन आहार में प्रेजेंट होनी चाहिए, वसा की मात्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, देसी नस्ल की गाय को कितने किलोग्राम चारा दिया जाना चाहिए। गाय की नस्ल, देसी नस्ल के लिए पूछा गया है। गाय की 2 नस्ल होती है, देसी और विदेशी, या फिर इंग्लिश गाय कहते हैं जिसे। तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि देसी नस्ल की गाय को कितने किलोग्राम चारा देना चाहिए। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर है कि 4 kg, ऑप्शन बी में है 8 kg, और ऑप्शन सी में है कि 10 kg दाना, और ऑप्शन डी में है 12 kg दाना। तो ऑप्शन
ए इसका राइट हो जाएगा 4 kg दाना अतिरिक्त देना चाहिए देसी नस्ल की गाय को। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। प्रजनन सांड को प्रतिदिन कितना दाना देना चाहिए? प्रजनन सांड के लिए पूछा गया इस क्वेश्चन में कि कितना दाना प्रतिदिन या डेली देना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर है 2 kg दाना, ऑप्शन बी में है 4 kg दाना और ऑप्शन सी में है कि 6 kg दाना और ऑप्शन डी के अंदर है 8 kg दाना प्रजनन सांड को। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 2 kg दाना प्रतिदिन एक्स्ट्रा देना चाहिए, प्रतिदिन देना चाहिए। डेली रूटीन के अंदर 2 kg दाना प्रजनन सांड को देना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। पशु को आहार किस आधार पर दिया जाना चाहिए? पूछा गया है कि पशु को आहार किस आधार पर देना चाहिए, उसकी लंबाई, ऊंचाई, भार या वजन के अकॉर्डिंग किस आधार पर उसे आहार मिलना चाहिए? तो देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर है कि ऊंचाई के आधार पर देना चाहिए और ऑप्शन बी है लंबाई के आधार पर और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया कि चौड़ाई के आधार पर और ऑप्शन डी में है कि भार के आधार पर। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भार के आधार पर पशु को आहार मिलता है। जिस पशु के अंदर जितना ज्यादा वेट होगा उसे उसी के अकॉर्डिंग आहार या भोजन दिया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। दुधारू गाय के आहार में कितने प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुधारू गाय यानी दूध देने वाली गाय की आहार में कितने प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए? तो देखते हैं ऑप्शन ए में है कि 5%, ऑप्शन बी में है 10% और ऑप्शन सी के अंदर है कि 15% और ऑप्शन डी में है 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15% आहार में एक्स्ट्रा प्रोटीन होनी चाहिए दुधारू गाय की। प्रोटीन रसायन सबसे दूध में बढ़ोतरी होती है, दूध की मात्रा में वृद्धि होती है। तो पर्याप्त मात्रा में दुधारू गाय के आहार में प्रोटीन सम्मिलित होना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 या 22। 22 माह की गर्भित गाय को कितने किलोग्राम हरा चारा देना चाहिए? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 है और इसमें पूछा गया कि माह की गर्भित गाय को कितने किलोग्राम हरा चारा देना चाहिए? हरा चारा कितना ग्राम देना चाहिए? तो देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर है 10 किलोग्राम, ऑप्शन बी में है कि 20 किलोग्राम और ऑप्शन सी में है कि 15 किलोग्राम और ऑप्शन डी में है कि 25 किलोग्राम। गर्भित गाय को कितना अतिरिक्त चारा देना चाहिए? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 10 किलोग्राम चारा, हरा चारा मिलना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 या 23।
तो देखते हैं, भैंस या गाय को का घी किस खली को बिनोले से या खिलाने से रवेदार होता है। क्या पूछा गया है कि भैंस या गाय का घी है वो किस खली को खिलाने से रवेदार होता है, मतलब कौन सी खल का प्रयोग करना चाहिए। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर है कि तुहर की खली, और ऑप्शन बी में है कि तिल की खली, और ऑप्शन सी के अंदर है बिनोला की खली, और ऑप्शन डी में है कि सरसों की खली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों की खली, जो कि आमतौर पर सभी घरों में पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती है। आमतौर पर सभी लोग दुधारू पशुओं को सरसों की खली ही खिलाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि सरसों की खली से घी रवेदार हो जाता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, एक चारागाह पर पशुओं को अधिकतम कितने समय तक चराना चाहिए। चरागाह जहाँ पशु चरते हैं। तो पूछा है कि एक चरागाह पर पशुओं को अधिकतम कितने दिनों तक चराना चाहिए। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर है कि 2 से 3 दिन तक, ऑप्शन बी में है कि 7 से 8 दिन तक, और ऑप्शन सी में है कि 15 से 20 दिन तक, और ऑप्शन डी में है 25 से 30 दिन तक। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 7 से 8 दिन। अधिकतम 7 से 8 दिन तक पशुओं को चरागाह पर चराया जा सकता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारी कार्य करने वाले पशुओं को कौन सी खली खिलानी चाहिए। भारी कार्य जैसे कि वजन ढोने का काम जो पशु करते हैं, जैसे कि गधे से वजन ढोने का काम करवाया जाता है। तो इस प्रकार के पशु जो भारी कार्य करते हैं, जैसे बैल जुताई में प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से जो भारी कार्य करते हैं उसे उन पशुओं को किस प्रकार की खली खिलानी चाहिए। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर है कि मूंगफली की खली, ऑप्शन बी में है कि सरसों की खली, और ऑप्शन सी के अंदर है तिल, और ऑप्शन डी में है मक्का। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सरसों की खली। भारी कार्य करने वाले सभी पशुओं को पर्याप्त मात्रा में सरसों की खली का सेवन कराना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, एक दुधारू गाय को प्रतिदिन कितना पानी पिलाने की आवश्यकता है। दुधारू गाय को कितने ग्राम पानी पिलाना चाहिए। पानी यानी H2O, जो कि सभी के लिए, मनुष्य के लिए और सभी पशुओं के लिए, सभी के लिए जल इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें इसके अंदर पूछा गया है कि दुधारू गाय होती है उसके लिए प्रतिदिन कितना पानी पिलाने की आवश्यकता है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में है कि 15 से 20 लीटर पानी, और ऑप्शन बी में है कि 30 से 35 लीटर, और ऑप्शन सी में है 50 से 55 लीटर पानी, और ऑप्शन डी में है कि 60 से 65 लीटर पानी। तो जल दुधारू गायों को कितना पिलाना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 60 से 65 लीटर, सॉरी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 30 से 35 लीटर पानी पिलाने की आवश्यकता होती है। 30 से 35 लीटर जल पिलाने की आवश्यकता होती है दुधारू गाय को या दूध देने वाली गाय को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, किसके आहार में रेशों की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए।
रेसे, रेसों की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए। किसके आहार के अंदर रेसों की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए? तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है गाय, और ऑप्शन बी में है बकरी, और ऑप्शन सी के अंदर है भैंस, और ऑप्शन डी में है घोड़ा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। घोड़े के आहार में, घोड़े के आहार में रेसों की मात्रा न्यूनतम बहुत कम होती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, किसके आहार में, ओ ये तो बोल क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन नंबर 29, भेड़ बकरी को प्रतिदिन कितनी मात्रा में नमक देना चाहिए? इसके अंदर पूछा गया कि नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए भेड़ बकरी के आहार के अंदर। तो देखते हैं। ऑप्शन ए में है कि 10 से 15 ग्राम, और ऑप्शन बी में है कि 20 से 25 ग्राम, और ऑप्शन सी में है कि 30 से 35 ग्राम, और ऑप्शन डी में है कि 40 से 45 ग्राम। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 10 से 15 ग्राम, 10 से 15 ग्राम मात्रा नमक की होनी चाहिए भेड़ बकरी के आहार के अंदर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, 30 लीटर उत्पादक बकरी को कितना शुष्क आहार दिया जाना चाहिए? कि 1 लीटर या लीटर उत्पादक बकरी है, उसे शुष्क आहार कितना देना चाहिए? जिसे हम आमतौर पर कहते हैं कि सूखा अनाज देते हैं। उसी प्रकार पूछा गया कि शुष्क आहार की मात्रा क्या होती है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए में है 0.5 kg, और ऑप्शन बी में है 1 kg, और ऑप्शन सी में है 2 kg, और ऑप्शन डी के अंदर है कि 3 kg। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 0.5 kg शुष्क आहार दिया जाना चाहिए बकरी के लिए पूछा गया, इसलिए शुष्क आहार के रूप में। तो चलते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, गर्भित गाय को अंतिम माह में प्रतिदिन कितना दाना देना चाहिए? गर्भित गाय है और अंतिम महीने के अंदर उसे कितना दाना देना चाहिए? तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है कि 3 kg, ऑप्शन बी में है 4 kg, और ऑप्शन सी के अंदर है कि 5 kg, और ऑप्शन डी में है 6 kg। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 3 kg, 3 kg दाना प्रतिदिन दाना देना चाहिए गाय को। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, 31 हो गया। 32, निम्न में से अजोला के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अजोला क्या है? अजोला एक फर्न है शैवाल की तरह ही, शैवाल की तरह ही अजोला भी एक फर्न है, फर्न जो कि धान के खेतों में उथले पानी के अंदर पाई जाती है। धान के खेतों में पाई जाती है, फिर उथले पानी के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर पूछा गया अजोला के बारे में कथन। अजोला का उपयोग पशुओं को आहार के रूप में किया जाता है। पशुओं के चारे के रूप में अजोले का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है।
और कई देशों के अंदर तो इसके मनुष्य भी इसका प्रयोग करता है, पकोड़े या चटनी बनाने के अंदर इसका प्रयोग होता है। तो देखते हैं इसके अंदर पूछा गया कि अजोला के बारे में कौन सा कथन सही है, राइट है। तो देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर है अजोला जल सतह पर तैरने वाली जलीय फर्न है। हाँ, तो ये राइट है कि अजोला जलीय सतह पर पानी के ऊपर तैरती रहती है, उथले पानी पर तैरती हुई अवस्था में पाई जाती है। तो ये राइट है कि अजोला जल सतह पर तैरने वाली जलीय फर्न है। ऑप्शन बी में है कि इसकी पंखुड़ियां में नील हरित शैवाल सह जीवन के रूप में पाई जाती है। सह जीवन के रूप में नील हरित शैवाल सह जीवन मतलब इसके ऊपर अपना जीवन यापन करती है या सांझे के रूप में इसके साथ जीवन यापन करती है। तो ये भी राइट है, इसकी पंखुड़ियों के अंदर नील हरित शैवाल रहती है। तो ऑप्शन सी के अंदर है शुष्क वजन के आधार पर इसमें 25 से 30% प्रोटीन और 10 से 15% खनिज और बायोएक्टिव पदार्थ होता है। तो ये भी राइट है कि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 30 से 25% प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तभी यह पशुओं को पौष्टिक आहार माना जाता है पशुओं के लिए से। और इसके अंदर 10 से 15% खनिज भी पाया जाता है। और बायोएक्टिव पदार्थ बायोडीजल बनाने के अंदर भी बायोडीजल बनाने में भी अजोला का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में है कि उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी सारे कथन राइट हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, दुधारू पशुओं को प्रतिदिन खाने में कितने किलोग्राम अजोला देना चाहिए? दुधारू पशुओं को खाने में कितने ग्राम अजोला देना चाहिए? तो देखते हैं ऑप्शन ए में है कि 5 किलोग्राम अजोला और ऑप्शन बी में है कि 1 से 1.5 किलोग्राम अजोला और ऑप्शन बी में है कि 2 से 2.5 किलोग्राम और ऑप्शन सी में है कि इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, पशुओं के संतुलित आहार में मुख्य रूप से कितने तत्व निर्णायक भूमिका निभाते हैं? संतुलित आहार कौन सा होता है जिसके अंदर सभी पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं? पोषक तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं और वो सभी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पोषक तत्व, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। तो इसके अंदर पूछा गया है कि कितने तत्व निर्णायक भूमिका निभाते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन ए में के अंदर दिया गया है कि 4, ऑप्शन बी में है कि 5, ऑप्शन सी में है 6 और ऑप्शन डी के अंदर है कि 8। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 6, जैसा मैंने बताया था कि 6 तत्व पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं एक संतुलित आहार के अंदर। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, पशुओं के संतुलित आहार में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? मतलब कौन सा तत्व है पोषक तत्व जो कि संतुलित आहार के अंदर नहीं आता? तो देखते हैं ऑप्शन ए में है प्रोटीन, तो प्रोटीन संतुलित आहार है। ऑप्शन बी है खनिज लवण, ये भी है और ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ये भी है और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज संतुलित आहार के अंदर नहीं आता। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। संतुलित आहार के अंदर प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन के टाइप पूछे हैं, तो देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर है 5 प्रकार के, ऑप्शन बी में है 4 प्रकार के और ऑप्शन
सी के अंदर है 2 और ऑप्शन डी में है 3। तो ऑप्शन सी राइट हो जाए। 2 टाइप होते हैं विटामिन के, वसा में घुलनशील और जल के अंदर घुलनशील, 2 टाइप होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, कि वसा के अंदर घुलनशील कौन सा नहीं है। मैंने बताया था कि विटामिन के 2 टाइप होते हैं, वसा में घुलनशील और जल के अंदर घुलनशील। तो इसमें पूछा है कि जो वसा में घुलनशील नहीं है वो कौन सा है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है ए और ऑप्शन बी में है डी और ऑप्शन सी के अंदर है ई और ऑप्शन डी में है कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स विटामिन नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में पहले वाले में विटामिन पूछा था और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पूछे हैं। तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है 4, ऑप्शन बी में है 2 और ऑप्शन सी के अंदर है 4 और ऑप्शन डी में है 3। तो ऑप्शन बी राइट हो जाए। 2 कार्बोहाइड्रेट के भी 2 प्रकार होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट और सरल। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, बिनोले की खली में कौन सा टॉक्सिन पदार्थ पाया जाता है, यानी विषैला पदार्थ है वो कौन सा पाया जाता है बिनोले की खली के अंदर। तो देखते हैं। ऑप्शन ए में है कि अल्फा टॉक्सिन, ऑप्शन बी में है HCl और ऑप्शन सी के अंदर है गैसीपोल और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गैसीपोल नामक टॉक्सिन पदार्थ बिनोला की खली में पाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, गैसीपोल के प्रभाव को किसके द्वारा कम किया जा सकता है, कि गैसीपोल जिसके अंदर टॉक्सिन पदार्थ पाया जाता है उसके प्रभाव को किसके द्वारा कम कर सकते हैं। तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि जिंक सल्फेट के द्वारा और ऑप्शन बी में है तारपीन तेल के द्वारा और ऑप्शन सी में है कि कॉपर ऑक्साइड और ऑप्शन डी में है कि आयरन सल्फेट के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तारपीन तेल, तारपीन तेल का प्रयोग करके टॉक्सिन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, गाय, बैल व बछिया व सांड को 100 kg के शरीर भार पर कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए। इसके अंदर दिया है गाय, बैल, बछिया या फिर सांड। गाय की प्रजाति दी है, इसके अंदर 100 kg शरीर भार, पेट दिया गया है 100 kg। उसके आधार पर उन्हें शुष्क आहार कितना दिया जाना चाहिए। तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है 1.5 kg, ऑप्शन बी में है 2.5 kg, ऑप्शन 3 में है 3 kg और ऑप्शन 4 है 3.5 kg। ये मिसप्रिंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 kg। 2.5 kg शुष्क आहार देना चाहिए 100 kg शरीर भार वाले पशुओं को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, भैंस को 100 kg के शरीर भार पर कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में गाय के लिए पूछा गया था और इसमें भैंस के लिए पूछा गया है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है 3.5 kg और ऑप्शन बी में है 2.5 kg और ऑप्शन सी के अंदर है 3 kg और ऑप्शन डी में है 2 kg। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 kg आहार। गाय, बैल, बछिया, सांड को 2.5 kg, 2.5 और इसमें भैंस को दिया जाता है 3 kg। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।